नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और फिर से समय आ गया है एक खास मुलाकात का। हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास हस्ती से, एक ऐसी शख्सियत से जिनके जिंदगी के कुछ खास पहलू हम आपके साथ साझा करते हैं, जिनके सफलता के सूत्र वो हमें बताते हैं। कभी मुलाकात होती है किसी खिलाड़ी से तो कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं शहर के नहीं बल्कि हरियाणा के और देश के जाने माने पत्रकार विजेंद्र बंसल जी से। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना। धन्यवाद। बंसल जी, आप फिलहाल हरियाणा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दैनिक जागरण की ओर से, और दैनिक जागरण एक ऐसा समाचार पत्र है जिसके बारे में पूरा देश जानता है और अब तो बाहर भी बहुत लोग जानते हैं। और दैनिक जागरण में आपने अपने करियर की शुरुआत करी। अब ये आप मुझसे ऑफ कैमरा तो बहुत बार बात कर चुके हैं कि कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से शुरुआत करी, लेकिन आज आपको बुलाने का एक अलग ही मकसद है। क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं, हमारे जो स्टूडियो में शख्सियतें आती हैं वो अक्सर अपने बिजनेस के बारे में या जो भी उनका प्रोफाइल होता है उसके बारे में बताती हैं, लेकिन एक पत्रकार के जीवन के बारे में जानना हर कोई चाहता है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो 24/7 घूमती रहती है। वो कभी भी आराम से नहीं बैठ सकते, जैसे पुलिस वाले नहीं बैठ सकते वैसे पत्रकार भी नहीं बैठ सकते। तो आपने इस करियर को क्यों चुना, और बहुत साल पहले चुना था, लगभग 30 वर्ष हो गए हैं जब आप युवा हुआ करते थे, और बहुत छोटी उम्र में लगभग 20-21 साल की वर्ष में आपने ये करियर चुना था। तो कैसे हुई इसकी शुरुआत? दीक्षा, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक पहुंच रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जीवन भी बहुत नज़दीक से आप देख सकते हैं, लेकिन पत्रकार के जीवन में पत्रकारिता क्यों आई और वो पत्रकार क्यों बना, उसके पर्दे के पीछे अनेक कहानी जरूर किसी न किसी व्यक्ति को मेरे भी पीछे है जी। मैं यदि आपको बता दूं तो मैं जब कॉमर्स ग्रेजुएट हुआ तो उस दौरान मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का फरीदाबाद जिले में जिले का अध्यक्ष हुआ करता था जी। पूरे जिले का एबीवीपी का काम संभालते थे हम लोग, जाते थे आते थे। और उस दौरान हमें क्या करना होता था कि प्रेस विज्ञप्ति बनाना, प्रेस रिलीज बनाना अपनी, और खुद ही जाकर के फिर वो रिपोर्टर्स को देकर के तो वो लेखनी का एक्सपीरियंस लेखनी का एक्सपीरियंस तो वहां से शुरू हो गया। शब्दों की समझ शुरू हो गई। हिंदी में स्कूल कॉलेज जीवन में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे, तो शब्दों की समझ शुरू हो गई। जब शब्दों की समझ शुरू हो गई, उसे लिखना भी शुरू कर दिया। और कई बार ऐसा होता था कि जो हम प्रेस नोट देते थे वही सेम टू सेम अखबार में छप जाया करता था। तो हमें भी लगा कि हाँ, अच्छा है। और इसी दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि परिवार से अलग कुछ नया करने के लिए, कुछ अपने बूते पे करने के लिए, मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करता हूँ। परिवार सारा बिजनेस करता है, बड़ा बिजनेस करता है, लेकिन मैं अकेला उसमें अलग फील्ड में हूँ। तो जब परिवार से बीकॉम करने के बाद अलग हुए तो ये था कि भाई सर्विस करनी है। तो वो सर्विस भी मेरे अपने सोशल लाइफ की वजह से मिली। एक मेरे एसडीएम एमएल कौशिक जी उस समय हुआ करते थे, यहाँ पर बल्लभगढ़ के एसडीएम, उन्होंने कोर्ट में लाइब्रेरियन की जॉब दिला दी मुझे जी। तो मैं कोर्ट के लाइब्रेरियन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ मेरी मुलाकात पलवल के एक वरिष्ठ पत्रकार हुए, अब हमारे बीच नहीं है, श्री संजीव मंगला जी, उनसे हुई। तो उन्होंने अपने वो कुछ खबरों की प्रेस नोट दे दिया करते थे बनाने के लिए। तो खाली हुआ करता था, बना दिया करता था। बनाने के बाद उन्होंने कहा कि यार आप तो अच्छा है, आप जर्नलिज्म की डिग्री क्यों नहीं करते साथ के साथ। तो हमने उसमें फिर जर्नलिज्म की डिग्री। पर उस समय ये जो कोर्स था जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये बहुत ज्यादा चर्चित कोर्स नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं होता था। उस समय चर्चित बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत लोग करते थे फिर भी। और खासतौर पर हमारे जिले में तब ये पहला ही कोर्स, वो भी पीजी डिप्लोमा के रूप में आया था। और भारतीय विद्यावन बॉम्बे की एक ब्रांच यहाँ फरीदाबाद खोली, तो उसका चार्म बना। तो काफी सारे जर्नलिस्ट भी ने भी उसमें किया। मैं एक अकेला गैर जर्नलिस्ट था जो उसमें वो कोर्स किया। और जब वो कोर्स किया तो धीरे धीरे शुरुआत में ही एक ऑफर आई नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स में मैं रिपोर्टिंग में बीइंग ए स्ट्रिंगर लग गया। और जब नवभारत में लगा तो वो पहले ही हफ्ते में एक ऐसी स्टोरी छप गई, यहाँ माइनिंग होती थी, इलीगल माइनिंग। तो उस इलीगल माइनिंग कब की बात है ये बात होंगी फरवरी 93 की जी। तो फरवरी 93 में जब वो
इलीगल माइनिंग की एक खबर छपी, वो पूरे आधे पन्ने की। उन दिनों नवभारत टाइम्स हरियाणा का सबसे बड़ा अखबार हुआ करता था जी। तो सरकार हिल गई, सरकार ने ये कहा कि ये कौन पागल है, इसको हटाओ। तो मेरे एक संपादक को ये आदेश हुआ कि वो जाकर के चीफ मिनिस्टर से इस लड़के को साथ लेकर के और माफी मांग करके आएंगे जी। तो वो बोले, यार विजेंद्र बंसल, तेरी तो अभी उम्र कुछ भी नहीं, तुझे कहीं और लगवा देते हैं। और आपकी उम्र कितनी थी उस समय? 21। सिर्फ 21 साल में आपने इलीगल माइनिंग की खबर जो है वो छाप दी थी जी। और हुआ ये कि वो फिर मैंने वहां से रिजाइन कर दिया उनके कहने पर, और उन्होंने ही मुझे दैनिक जागरण में अप्लाई करा दिया। दैनिक जागरण में अप्लाई हो गया। यहाँ नया ब्यूरो बना रहे थे। दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश का तो बहुत बड़ा अखबार था, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम था, और दिल्ली में इसकी एंट्री हो चुकी थी। तो उन दिनों जगन्नाथ गौतम जी हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, हम उनके साथ जुट गए। और जुटने के बाद जब हम दैनिक जागरण में आए तो पूरे फरीदाबाद जिले में 250 कॉपी आया करती थी वो। और आज दैनिक जागरण इतना है कि एक तरफ सारे अखबार, एक तरफ अकेला दैनिक जागरण, अकेले फरीदाबाद की बात। जी जी। तो ये ऐसी शुरुआत हुई, और शुरुआत मैं समझता हूँ कि इसलिए भी हुई कि मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता अपने जीवन में तो आज मैं डॉक्टर से भी बड़ा MD डॉक्टर हूँ। मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता अपने जीवन में तो मैं सबसे बड़ा इंजीनियर मान के चलता हूँ, क्योंकि जब हम इंजीनियर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हमारे पास पूरा बेस होता है, हम डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हमारे पास, और ये इतनी चार्मिंग जॉब है, हर पल हर क्षण कुछ नया करने की जॉब है, और आप नया कर सकते हो इसमें। बिल्कुल। और जैसे एक्टर्स की जिंदगी में होता है ना कि वो हर रोल को बखूबी निभा जाते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि मीडिया पर्सनालिटी के जीवन में भी एक बहुत अच्छा चार्म होता है कि वो जिनसे चाहे उनसे बात कर सकते हैं, जो स्टोरी को कवर करना चाहे उस स्टोरी की तह तक जा सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, यानी वो हर चीज की बारीकियों को समझ सकते हैं। और ये उनका प्रोफेशन है जिसमें बहुत मजा आता है। तो जो लोग मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो इस फील्ड की इस खूबसूरती को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, हालांकि रिस्क भी बहुत ज्यादा है। विजेंद्र जी, अब बात करते हैं बीट्स के बारे में। जो हमारे श्रोता या दर्शक नहीं जानते बीट्स, तो हम उनको बता दें कि स्पेशल जो अलग अलग फील्ड्स होती हैं उनको बीट कहा जाता है मीडिया की भाषा में। और विजेंद्र जी, किस तरीके से आपने शुरुआत करी? क्योंकि आप नवभारत टाइम्स से निकले, दैनिक जागरण आपने ज्वाइन किया, और आप माफी नहीं मांगी आपने CM से, और उसके बाद आपने बहुत से राजनेताओं के इंटरव्यूज लिए, आप उनसे मुलाकात करते रहे, वो आपके घर भी आते रहे, मतलब एक घनिष्ठता भी हो गई। और मीडिया वालों से वैसे भी ज्यादा कोई बैर नहीं रखना चाहता है। तो क्या बीट थी जो शुरुआत में आपने ली, और फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आए? दीक्षा, शुरुआत में मुझे बीट मिली इंडस्ट्री के साथ नगर निगम और हुड्डा, ये 3 मेजर बीट मेरे पास हुआ करती थी। तो बाकी तो नगर निगम में तो फरीदाबाद में उस दौरान ये था कि पहले फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बजाय फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन हुआ करता था, FCA जी, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो 94 में आकर के MCF में कन्वर्ट हो गई थी। तो उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन मैं, चूंकि आप फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, हम भी फरीदाबाद से जुड़े हुए, और फरीदाबाद की बात हो रही है, इस इंडस्ट्रियल टाउन की बात करता हूँ। जब हम जर्नलिज्म में आए तो उस दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी ट्रेड यूनियंस की। किसी को कोई अपने मालिक से दिक्कत हुआ करती थी, कैलविनेटर बंद हुई थी, एस्कॉर्ट्स में भी कुछ थॉमसन प्रेस, हर जगह देखो तो कहीं लाल झंडा, कहीं कुछ, और हर फैक्ट्री के गेट के आगे 20, 25, 30 लोग जिंदाबाद, यूनियन हमेशा सक्रिय रहती थी। और उस यूनियन सक्रियता में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वो आया करते थे, एक कागज पे अपनी बात लिखा करते थे, साइकिल पे आते थे मजदूर और हमें पकड़ा देते थे। और मेरे से पहले, जब तक मेरे पास वो 6 महीने तक बीट नहीं रही थी, मेरे से पहले वो छपते रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। उनका गेट पे बैठे हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए का फोटो भी इतना बड़ा छपता था, और खबर भी छपती, एक पक्ष छपता था। मुझे वो कतई गवारा नहीं हुआ। वो ये भी कह सकते हो कि मैं व्यापारिक परिवार से आता था, तो मुझे व्यापारी की भी प्रॉब्लम पता होती थी और मजदूर की भी प्रॉब्लम पता होती थी। तो मैं फिर उन मजदूरों से पूछता था कि भी क्या समस्या है, तो वो समस्या बताते थे कि आज हमारा बोनस इन लोगों ने नहीं दिया। तो मैंने कहा, यार जो तुम्हारा मैनेजर है उसका फोन नंबर दो,
मुझे उससे क्या बात करोगे? मैंने कहा मैं उससे बात करूँगा। तो लैंडलाइन पे वो 5 बजे के बाद आते थे हमें देने, तो वो अपने छुट्टी कर जाते थे, जा चुके होते। तो अगले दिन सुबह में फिर उनसे 11 बजे के करीब बात करता था, तो मैनेजर बोलता था कि जी इस बार हमने इन्हें बोनस तो दिया है लेकिन कम दिया है क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है। तो मैंने कहा भाई कितना दिया है पिछले साल से कम? कि जी हमने 90% कम दिया है, और हम यदि कोई इनके और हमारे बीच में हो, यूनियन का आदमी ना हो, तो हम इनको जो बकाया है वो भी अगले 6 महीने बाद दे देंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि ठीक हो जाए। तो मैं उनको आकर के कन्विंस किया करते थे, यानी तालमेल बैठाते थे। तो वही कहते थे कि भाई नहीं, आपको हमारी खबर छापनी है तो छाप दो, बाकी हम कोई आपसे कोऑर्डिनेशन नहीं कराना चाहते। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे नहीं। जो इंडस्ट्री की बीट पर जब हम काम कर रहे थे तो ये कर्मचारी वर्ग से ट्रेड यूनियन के लोग आया करते थे, हम इनको समझाने का प्रयास करते थे, और जो वास्तव में अपना सॉल्यूशन चाहते थे उनका सॉल्यूशन हम करवाते भी थे। इंडस्ट्रियलिस्ट भी मानते थे हमारी बात को, और धीरे धीरे फिर हमने ये हुआ कि हमारे पास वो लोग नहीं आने लगे जो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद में, और जब हमारा अखबार धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो उनकी बात उसमें नहीं छपने लगी। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि 2007 के बाद ट्रेड यूनियन फरीदाबाद से गायब हो गई, और उसमें कोई क्रेडिट कहे या ना कहे, मैं ये मान करके चलता हूँ कि मेरा या दैनिक जागरण का क्रेडिट उसमें जरूर है कि फरीदाबाद में जो शांतिपूर्ण इंडस्ट्रियल माहौल है उसमें दैनिक जागरण का योगदान है। पर विजेंद्र जी, अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखा जाए तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आप एक पक्ष की तरफ ज्यादा रहे, इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा रहे, और जो ओनर्स रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, कभी ये उंगली किसी ने उठाई? क्योंकि जब आप एक मजदूरों के उस पक्ष को नहीं सामने रख रहे हैं या वो नहीं चाहते कि आप पक्ष रखें, तो इसमें कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जी। हमने मजदूरों का पक्ष रखा, हमेशा रखा। कई बार तो क्या होता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट की भी गलती होती थी, लेकिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से हम पूरा इंडस्ट्रियल माहौल खराब कर दें, वो हम नहीं चाहते थे। ऐसे ही मैं आपको इस चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब स्कूलों की फरीदाबाद में मनमानी बढ़ गई थी, स्कूल प्रबंधकों की, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल वालों की, लेकिन उसमें भी 1 या 2 स्कूल वाले होते थे, 100-150 स्कूल है। हाँ, बाकी नहीं होते थे। बाकी का सबका अपना पैसिव सा माहौल होता था, तो जिनकी वजह से वो बाकियों के नाम भी खराब होते थे, तो पूरी कम्युनिटी बदनाम होती थी। अब जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का भी कोई ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल सारा पाक साफ है, लेकिन सारे जर्नलिस्ट खराब हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो उसी दृष्टिकोण से हम उनसे बात किया करते थे, और निश्चित तौर पर 1 या 2 लोग खराब भी हुआ करते थे, और उनको हम चुपके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया करते थे, लेबर वालों को भी बताया करते थे, और ट्रेड यूनियन वालों को भी हम उसमें प्रोत्साहित करते थे। तो कई बार तो सारी ट्रेड यूनियन वाले चौंक जाते थे कि यार वास्तव में ये सारे ये दैनिक जागरण वाले हैं तो ठीक, गलत का तो ये साथ नहीं देते। तो ऐसी परसेप्शन बन गई, और परसेप्शन ये बन गई कि जो केवल ट्रेड यूनियन के नाम पर नेतागिरी करते थे, ट्रेड यूनियन के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते थे, वो हमने साइड कर जी। तो ये तो हुई इंडस्ट्री की बात, लेकिन फिर धीरे धीरे आप बने ब्यूरो चीफ, और फिर आपकी जो घनिष्ठता है, या फिर कहें कि फिर आपका जो सर्कल है वो इंडस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल भी होने लगा। देखिए, पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारा शुरू हुआ 2000 में, जब हमारे सामने बहुत बड़े प्लेयर के रूप में दैनिक भास्कर अखबार लॉन्च हुआ, तो उस दौरान एक राजेंद्र त्यागी जी हमारे मेट्रो संपादक के रूप में आए, और उन्होंने कहा कि भाई ये आज वहाँ 2 लोग मरे हैं एक्सीडेंट से, ये खबर तो भास्कर भी देगा, आप भी दोगे, आप ज्यादा से ज्यादा ये बता दोगे कि यार उसने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए उसके सिर में इंजरी हुई थी, थोड़ा सा आप रिच कर दोगे खबर, लेकिन अलग कैसे बनोगे? तो तब हमने कुछ कॉलम शुरू किए। एक कॉलम शुरू किया आंखें देखी। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाया करते थे तो वहाँ जो जैसा देखते थे वैसा ही उसे लिख दिया करते। बिल्कुल। ऐसे ही फिर हमने एक शुरू किया जोगिया कॉलम। अब वो जोगिया कॉलम आज तक पॉपुलर हो रहा है, और काफी सालों से चल रहा है, 2000 से ही रेगुलर चल रहा है। अब वो जो जोगिया लिखने का जो हमारा अंदाज था उसको हमने ट्विस्ट किया, उसमें हमने कुछ कृत्रिम पात्र बनाए, जैसे सेक्टर 9 के गुप्ता जी, एक नेताजी पान भंडार, और
जो हमारे यहाँ के शहर के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस थोड़ा सैटारिकल उसको बना दिया ताकि उनके भी नाम दिए, जैसे हम कृष्णपाल गुर्जर को सौम्य नेताजी के नाम से पुकारते हैं, सीमा त्रिखा जी को साध्वी के नाम से पुकारते हैं, ऐसे ही महेंद्र प्रताप जी को हमने नाम दिया सिद्ध बाबा, और पूर्व में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे विपुल गोयल, उनको नाम दिया हाई क्यू। तो ऐसा क्यों किया और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इन चीजों से? ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि वो नाम उन पर फिट बैठते थे कि भाई विपुल गोयल हाई आईक्यू, जिसकी आईक्यू हाई लेवल पे हो, तो वो एक्सेप्ट करते थे। सौम्य नेताजी, यार मेरे को बहुत ज्यादा नरम दिल, ठंडा मन। सिद्ध बाबा, यार मैं तो सन्यासी सा आदमी, इसने नाम मेरा बिल्कुल ठीक रखा है। और फिर हम उनको उसी तरीके से लिया करते थे। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, ये जोगिया वैसे तो हर चीज में बड़ा पॉपुलर होता था। एक दो उदाहरण बताता हूँ आपको छोटे छोटे। एक स्टेट ऑफिसर हुआ करते आए हमारे यहाँ, रीजन कुमार, और वो रीजन कुमार के जो बाल थे वो बहुत लंबे लंबे थे, और ऐसे ऐसे करके वो बाल करा करते थे अपने। तो वो जब स्टेट ऑफिसर लगे तो उन्होंने पहले वाले स्टेट ऑफिसर से अपना चार्ज लेते हुए कहा कि यार गल्ला कितने का उठता है, गल्ला मीन्स रोजाना कितने पैसे रिश्वत के आते हैं। अब ये बात मुझे 3 दिन बाद पता चली कि जब वो चार्ज का लेन देन हो रहा था, तो क्लर्क ने मुझे चुपके से बताया, यार ये तो बड़ा खराब स्टेट ऑफिसर आ गया, ये तो गल्ला पूछता है कि पर डे का गल्ला कितने का उठता है यहाँ से। तो मैंने उसमें लिखा कि जुल्फिकार अधिकारी पूछ रहे हैं गल्ला, नहीं, जुल्फिकार अधिकारी बने गल्ला अधिकारी, जुल्फिकार बने गल्ला अधिकारी, और उसमें वो थोड़ी सी डिटेल उनकी लिखती। तो अगले ही दिन उनको लगा, यार ये तो मेरे भी ऊपर है, मेरी जुल्फे हैं, मैंने गल्ले के आपने नाम नहीं लिखा, और मैंने उनका कोई नाम नहीं लिखा। और ये हुआ कि वो पूरे टाइम ईमानदार बन करके रहे। ऐसे ही जब विपुल गोयल जी ने यहाँ झंडा लगाया सेक्टर 12 में, तो हम सब ने उसकी बड़ी अच्छी कवरेज की, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं अपने घर की तरफ वहां सेक्टर 12 से जाता था तो गड्ढे मुझे दिखाई देते थे सड़क। तो मेरे वो सेक्टर 9 के गुप्ता जी अपने सेक्टर 9 के घर से स्कूटी पर टाउन पार्क आ रहे थे। तो टाउन पार्क आते हुए उनकी स्कूटी का अगला पहिया 1.5 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया, और जब वो स्कूटी गिरी तो गुप्ता जी एक तरफ गिर गए, उनका चश्मा एक तरफ गिर गए। तो उन्होंने अपना चश्मा उठाते हुए बोले, और पहले तो वो जब स्कूटी चला रहे थे तो कह रहे थे, हे हाईक्यू, क्या तूने स्वाभिमान का काम किया है, देशभक्ति का काम किया है कि हमारे लिए ये तिरंगा झंडा बना दिया। लेकिन जब वो चश्मा उठाया उन्होंने और गड्ढे में गिरे तो बोले, हाईक्यू, इस झंडे से पहले ये गड्ढा भरवा देते तो ज्यादा बेहतर होता। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि खुद विपुल गोयल मुझे ये बता रहे थे कि यार मेरे को ना रात को नींद नहीं आई कि पत्रकार ऐसे भी लिख सकता है। उन्हें मार्मिक सा लगा, और अगले दिन उन्होंने एक्सीएन को बुला करके कहा, यार ये सबसे पहले सारे गड्ढे तो भरवाओ, और फिर पूरी तरीके से कारपेटिंग शुरू हुई। तो हमारी 4 लाइनें भी बहुत असर करती। वाकई जर्नलिज्म में अगर कुछ दिल से लिखा जाए और कुछ सच लिखा जाए, समझाने के तरीके से लिखा जाए, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। और ये छोटा सा असर आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। और बहुत सी ऐसी बातें जो आज हम आपको बताने वाले हैं। एक खास मुलाकात आज हम करेंगे जाने माने पत्रकार विजेंद्र बंसल जी के साथ। आपसे अब मैं जानना चाहती हूँ, आपने लगभग 3 दशकों का समय जो है वो बिताया है पत्रकारिता में, और इस शहर को बारीकी से जाना है, शहर के लोगों को जाना है। आपको भी बहुत से लोग जानते होंगे, एक बड़ा सर्कल बना है, और सिर्फ शहर की बात नहीं, पूरे राज्य में आप अब तो जाते रहते हैं। तो हरियाणा स्टेट ब्यूरो में हैं आप, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दैनिक जागरण के। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जर्नलिज्म में बहुत बदलाव आए। जर्नलिज्म जहां एक अखबार में फरीदाबाद को थोड़ी सी जगह मिला करती थी 90s में, अर्ली 90s में, फिर उसके बाद आए सेपरेट एडिशंस, फिर उसके साथ साथ सेपरेट चैनल्स आए एनसीआर के, और अगर टीवी की बात करें तो एनसीआर के चैनल आए जिसमें फरीदाबाद में बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, कुछ स्ट्रेंजर्स आए, इस तरीके से। और अब पोर्टल्स की बहार आई हुई है। हर एक जो भी व्यक्ति जरा सा भी जर्नलिज्म को समझता है, कैमरा को समझता है, वो नया पोर्टल बना के पहुंच जाता है, और रजिस्टर भी होते हैं, ये कवरेज भी करते हैं। कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जर्नलिज्म के मायने बहुत बदल गए। और इसके साथ साथ
शहर बहुत बदला है। फरीदाबाद शहर की अगर हम बात करें तो वो शहर जहाँ पर पतली पतली सड़कें भी बहुत बड़ी लगा करती थी, आज बड़ी बड़ी सड़कें भी बहुत छोटी लगा करती हैं। गलियां बहुत खुली लगा करती थी, लेकिन आज उन गलियों में गाड़ियां क्या, स्कूटर तक खड़ी करने की जगह नहीं बची है। छोटे छोटे जो मकान खुले हुआ करते थे इस शहर में या किसी भी शहर में, वो आज बिल्डर फ्लोर्स बन गए। बड़ी इमारतें जो कभी हम देखा करते थे कि चलिए दिल्ली की डीडीए बिल्डिंग है, उसके अलावा कोई बड़ी इमारत नजर नहीं आती थी, आज फरीदाबाद में आपको सैकड़ों ऐसी इमारतें मिल जाएंगी। ग्रेटर फरीदाबाद भरा पड़ा है इनसे। क्या बदलाव देखे आपने जर्नलिज्म में भी और इस शहर में भी? देखिए, इन 3 दशकों में जैसे जैसे जर्नलिज्म बदली है वैसे वैसे ही ये फरीदाबाद शहर बदला है जी। और यदि मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तो जब हम 90s के दौर में जर्नलिज्म शुरुआत कर रहे थे तो जर्नलिज्म में हम एक आंकड़ा लेते थे फरीदाबाद की पॉपुलेशन का 5 लाख, वो 25 लाख पे आ गए, तो 5 गुना तो वो बढ़ गए। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक छोटी सी खबर जनसत्ता में छपती थी और उसके लिए ना वो टॉकिंग पॉइंट बन जाती थी, पूरे शहर के लिए चर्चा का विषय बन जाती थी कि अखबार में खबर छपी है, अखबार में खबर छपी है। फिर पूरा शहरी अखबार में दिखाई देने लगा। अब ये आलम है, एक अखबार में आप देखोगे 8-8, 10-10 पन्ने एक ही शहर के आते हैं और उसमें पूरा विवरण होता है हमारे शहर में। कहीं कोई छोटी बात होती है तो भी वो हमें पता चल जाती है। और उसके बाद फिर रीजनल इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए और टीवी पे अपनी चीजें दिखाने लगे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको सीधे लाइव, कहीं कोई होली मिलन कार्यक्रम हो रहा तो एक पोर्टल वाला क्या करता है, उसको सीधे लाइव हमें फोन से लाइव हमें दिखा देता है। और निश्चित तौर पर ये बदलाव हो रहा है और ये अच्छे के लिए बदलाव हो रहा है। एक जमाना ऐसा था कि जो जर्नलिस्ट, जो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे, उनको भी असुरक्षा की भावना होती थी कि यार अगर नौकरी नहीं रही तो मैं कहाँ लिखूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। आज उसके पास अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी वो सूती कपड़े और खादी का झोला वाला जमाना तो अब है नहीं, वो तो चला गया था। वो तो 90s के दौर में भी चला गया था वो। और जो सूती कपड़ा वाले पत्रकार थे ना, वो कॉमरेड स्टाइल के थे, वो बहुत बड़ा दायरा नहीं देख पाते थे। और जर्नलिज्म का बहुत बड़ा दायरा है, बहुत विस्तृत सोच है, और जिसकी पॉजिटिव सोच है, जिसकी सकारात्मक सोच है, वही जर्नलिज्म में आगे कुछ काम कर सकता है। मैंने तो ये माना है। देखिए, हमारे फरीदाबाद में क्या था, बदरपुर को बॉटल नेक के रूप में देखा करते थे हम। दिल्ली जाने में हम ये सोचते थे कि हमें 3 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए। आज हम बदरपुर के आगे थोड़ा बहुत बॉटल नेक रहता है, लेकिन बदरपुर तक तो हमें 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से। 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये पलवल हमें ऐसे लगा करता था यार, वहाँ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो रोड एक्सीडेंट हो जाए, सड़कें इतनी खराब हैं, कहीं लूट ना हो जाए। हाँ। अब वो ऐसा लगता है कि पलवल भी फरीदाबाद का हिस्सा है। आप इंडस्ट्री तो देखिए ना, प्रचलित इंडस्ट्रियल क्षेत्र वो सारा डेवलप। इंडस्ट्री हमारे यहाँ क्या थी, एक मथुरा रोड पे केवल बदरपुर बॉर्डर से लेकर के बल्लभगढ़ तक और कुछ 24-25 सेक्टर ये। अब इंडस्ट्री आप देखोगे उधर सुरूरपुर तक, गौची सुरूरपुर तक, उधर पिरथला इंडस्ट्रियल एरिया, पलवल, दायरा बढ़ गया। और ये जनसंख्या जो 25 लाख हुई है, ये ऐसे ही नहीं हुई है। इस शहर की एक सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ, जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं। मैं एक हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर लगे, एक ही दिन पोस्टिंग हुई गुड़गांव और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर्स की। तो वो चीफ मिनिस्टर के दिल्ली रेजिडेंस पे आए हुए थे कॉलोन करने के लिए कि जी थैंक यू। तो सबसे पहले तो गुड़गांव वाले ने कहा सीएम को कि सर थैंक यू जो आपने गुड़गांव लगाया है। तो फिर फरीदाबाद वाले ने कहा कि सर मुझे सबसे ज्यादा थैंक यू, और मुझे थोड़ा सा कम वो लगा के मुझे आपने फरीदाबाद लगाया। तो वो जो गुड़गांव लगा हुआ था उसने कहा कि सर अभी ना आप चेंज कर दो, मैं फरीदाबाद जाने के लिए तैयार हूँ। गुड़गांव ऐसे भी क्यों भाई? कह रहे सर वो एक्चुअल में ना फरीदाबाद में रह के जा चुके थे, तो उन्हें इसका अंदाजा था, उन्हें अंदाजा था। तो वो जो फरीदाबाद जिनकी पोस्टिंग हुई वो बोले कि फरीदाबाद को तो ना जी फ्रॉडाबाद बोलते हैं, पता नहीं कैसा होगा, मैं कभी यहाँ रहा भी नहीं हूँ, तो मैं तो गुड़गांव रहना चाहता हूँ।
तो गुड़गांव वाले सीपी ये चाह रहे थे कि मुझे फरीदाबाद लगा दें। मैंने बाद में जब सीएम से वो निकल के आए तब वो उन्हें पकड़ा, तो वो जो एसपी रह करके गए फरीदाबाद और गुड़गांव सीपी लगे, उन्होंने मुझे बताया कि विजेंद्र, फरीदाबाद में जो सोशल लाइफ है वो ना तो नोएडा में है, ना गाजियाबाद में है, ना ही गुड़गांव में, इवन तो दिल्ली तक में भी नहीं है। फरीदाबाद की सोशल लाइफ इतनी जबरदस्त है कि मैं 2007 में फरीदाबाद में एसपी रहा हूँ और आज भी लोग मुझे अपने सामाजिक फंक्शन में बुलाते हैं, मुझे रिकॉल करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मैं उनके फैमिली मेंबर्स को जानता हूँ, वो मेरे फैमिली मेंबर्स को जानते हैं। तो फरीदाबाद की बहुत सी खासियत है। आज आप ये देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम आपको नोएडा में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, गुड़गांव में मिल जाएगा, रोहतक में मिल जाएगा। फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। ये तो है कि भी कोई छोटा मोटा क्राइम हो गया, कोई बड़ा क्राइम हो गया, लेकिन उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, वो फरीदाबाद में टच वुड नहीं ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, यानी इस शहर की अपनी खासियत है, जो भी आता है उसे रोजगार तो देता ही है, साथ ही उसकी जिंदगी को थोड़ा संवार भी देता है, ऐसा अपनाता है। आज आप ये देखिए, गुड़गांव हमसे बड़ा टाउन है अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखें, लेकिन सोशल लाइफ के हिसाब से फरीदाबाद सबसे बड़ा है। फरीदाबाद को आप मिनी भारत कह सकते हो। फरीदाबाद में आप जब दुर्गा पूजा होती है तो इतने पंडाल शायद पश्चिम बंगाल में लगते हो जितने पंडाल फरीदाबाद में भी लगते हैं। और वो सबसे बड़ी इंस्पायरिंग सिटी ये इसलिए भी है कि गणेश उत्सव महाराष्ट्र का पर्व है, लेकिन यहाँ भी धूमधाम से मनाया। आज मेरी अपनी बिटिया वो अपने घर में 4 दिन के गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजा करती है। तो ऐसे मतलब हम इंस्पायर हुए हैं ना, हम लोगों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत फरीदाबाद। बिल्कुल, वाकई बहुत से शहर होते हैं जो बहुत खुशनुमा तरीके से जीना सिखाते हैं, और फरीदाबाद में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि ये एक वो शहर है जिसे मैनचेस्टर कहा जाता था इंडिया का, और ये वो शहर है जहाँ पर इंडस्ट्रीज अभी भी हैं, और इंडस्ट्रीज में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं जो पता नहीं कहाँ से आए हैं, और उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। बहुत अच्छे तरीके से ये रोजगार भी देता है, ये शहर बहुतों को अपनाता है, और ये शहर बहुतों का जीवन संवारता भी है। विजेंद्र बंसल जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी परिवार के बारे में, क्योंकि बहुत सारी करियर के बारे में बात कर ली, पत्रकारिता के बारे में बात कर ली, और पत्रकारिता के बारे में खुद भी इसलिए मैंने बात ज्यादा करी क्योंकि यही हमारी फील्ड है, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन अब परिवार के बारे में बात करते हैं। जब आप मीडिया में होते हैं तो कोई समय नहीं होता है। पहले तो फिर भी समय हुआ करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं होता है। अब तो 24 घंटे 7 दिन, कभी भी कोई खबर आए, कभी भी कोई न्यूज आए, कुछ भी हो, आप फटाफट से पहुंच जाते हैं। और कंपटीशन इतना है, रीडरशिप के लिए भी आपको जाना पड़ता है, जैसे टेलीविजन वालों को टीआरपी के चक्कर में भागना पड़ता है। तो किस तरीके से समय निकालते हैं अपने लिए? देखिए दीक्षा, इसमें मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि जब मैंने शुरुआत की जर्नलिज्म में, तब तो जॉइंट फैमिली में रह रहा था, और शादी भी जॉइंट फैमिली के दौरान ही हुई। बल्लभगढ़ रहते रहे, तो मैं जॉइंट फैमिली में शादी के बाद भी 12 साल तक रहा हूँ। और 2007 में मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। तो तब तक वो फिर रम जाता है एक आदमी के, भाई ये एक टाइम शेड्यूल है। और लेकिन उस दौरान भी मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि एक हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर कैप्रेहान जी। तो वो कैप्रेहान जब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उस समय 12 जिले हुआ करते थे हरियाणा में, और 12 जिलों के डिप्टी कमिश्नर, खासतौर पे हमारे मुख्यमंत्री उस समय के बंसीलाल जी से बड़े परेशान रहते थे। बंसीलाल जी कहते थे कि ये काम इतने घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, तो वो डीसी सब कुछ हुआ करते थे जी। तो वो लगे रहते थे, और उनके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लगी थी। तो ये बात एक कॉमन डिनर में कैप्रेहान साहब को पता चली। चीफ सेक्रेटरी कस्टोडियन होते हैं आईएएस ऑफिसर्स जी। तो कैप्रेहान साहब ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर की वाइफ को बता जी। और उसके पीछे उनका लॉजिक था कि जब डिप्टी कमिश्नर की वाइफ सोशल लाइफ में जाएंगी तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से मेरे पति देव काम कर रहे हैं, कुछ माला डलेगी, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। अभी तो वो घर में अकेले बोर हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा एक तो उनको सोशल सर्कल भी पता चले। तो
और रेड क्रॉस के माध्यम से कुछ समाज सेवा। अच्छा, तब ये भी हुआ करता था कि मैक्सिमम, अब तो जैसे आईएएस चाहते हैं कि मेरी पार्टनर भी आईएएस ही हो, तब ऐसा नहीं, तब हाउसवाइफ हुआ करती थी। तो वो हाउसवाइफ पूरी सोशल लाइफ से जुड़ गई। अच्छा, पढ़ी लिखी वो हुआ ही करती थी उस जमाने में, तो पढ़ी लिखी होने के बाद और डिप्टी कमिश्नर को इसका फायदा होने लगा, तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हो। ऐसे ही मैं सुबह 4 अखबार पढ़ता हूँ और चारों अखबार वाइफ मेरे साथ होती है, वो भी पढ़ती है। से हाँ, एक अखबार वो पढ़ती है, एक अखबार मैं पढ़ता हूँ। और फिर हम सुबह सुबह मैं एक डायरी पर नोट करता हूँ कि भी कैलेंडरिंग हो जाती है, कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। तो वो सारी चीजें पिछले 25 साल से, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, तो पिछले 25 साल से वो नोट करती रही। तो अब मेरे जैसे मेरे निकोटिन में दैनिक जागरण है या जर्नलिज्म है या अखबार है, ऐसे ही अब उनके निकोटिन में दैनिक जागरण है। और उसी हिसाब से हमने बच्चों के पेरेंट्स की, बच्चे भी समझते हैं कि भी डैड किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम होता है उनका। और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ और परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। खासतौर, हालांकि हमारी तो बिल्कुल व्यापारिक फैमिली थी, सारे लोग बिजनेस करते हैं, आज सर्विस क्लास वाले, सर्विस क्लास के लिए भी। मैं पहले आदमी अपने घर में इस तरीके का सर्विस क्लास का था, और खासतौर पर जर्नलिज्म का। और जो लोग हमारे परिवार के लोग थाने में जाने के या सिपाही की ड्रेस देख करके डरते थे, वो घर में एसपी आ रहा है, घर में थानेदार बैठ रहे हैं, बात हो रही है, चर्चा हो रही है, कोई क्रिमिनल से बात हो रही है, तो वो एक तो माहौल चेंज नजर आया। तो ये ऐसे चलता चला जी, बिल्कुल। और ऐसे ही चलता चला जाए, आप एंजॉय करें, परिवार के साथ खुश रहें, यही जीवन का लक्ष्य होता है। और वो जिसको जिस फील्ड में मिलता है वो उसी फील्ड में आगे बढ़ता जाता है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और आज आपने जर्नलिज्म के बारे में बताया, फरीदाबाद के उस तस्वीर के बारे में बताया जो थोड़ी धुंधली हो गई थी, और आज की जो खिली हुई तस्वीर है उसको भी आपने बताया। बहुत सी चीजें पिछले 3 दशकों में जो हुई हैं जर्नलिज्म में और इस शहर में, वो आपने सरल शब्दों में हमें बताई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी धन्यवाद रेडियो मानव रचना 107.8 का, कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। तो एक खास मुलाकात में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात एक खास हस्ती के कुछ खास सक्सेस मंत्रा के साथ, एक खास मुलाकात में। तो मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।